हम सब जानते हैं कि नेहरू जी के प्रथम मंत्रिमंडल में बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में जिम्मेदारी मिली थी। उस समय केवल दो ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि नॉन पॉलिटिकल, जिसको हम कह सकते हैं, दे वेर इंडक्टेड एज मिनिस्टर्स इन नेहरू गवर्नमेंट। कौन कौन थे? बाबा साहब थे और एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और उसके लिए रिकमेंडेशन गांधी जी ने की थी। ये रिकॉर्ड में है। अगर हम लोग कभी ध्यान से देखें तो पता चलता है कि उस पूरे मंत्रिमंडल में ऐसा कोई भी मंत्री नहीं था जो उच्च शिक्षा की दृष्टि से डॉक्टर बाबा साहब की बराबरी कर सके। लेकिन बाबा साहब को कभी अपनी उच्च शिक्षा का अहंकार या पद का मोह नहीं रहा। वो हर मंच से समाज के हर वर्ग और देश के विकास के लिए काम करते थे, सबके लिए काम करते थे। लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों के कल्याण की बात हमेशा की। देश की महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए तो उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा तक दिया। बाबा साहब में भारतीयता और देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। एक प्रसंग मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उसमें सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी और बड़े बड़े मूलधन्य जो नेता थे, इंक्लूडिंग गांधी जी, सब लोगों का ये कहना था कि वे हमें जनता के बीच में जाकर के एक सौहार्द बनाए रखने के लिए एक बात कहनी है। उसमें हमें हिंदू मुस्लिम की बीच में दरार की बात नहीं करनी है। हमें हमेशा कहना है कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम या ईसाई। ये सभी नेताओं का कहना था। लेकिन बाबा साहब की सोच इस सोच से एक कदम आगे थी। और वो कैसे? बाबा साहब कहते थे कि हम सबसे पहले भारतीय हैं, बाद में भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। वो कहते थे आप हिंदू मुस्लिम का नाम ही क्यों लेते हैं? जब भारतीयता की बात करते हो आप कहते हो कि हम पहले हम भारतीय हैं, बाद में हिंदू मुसलमान। बाबा साहब कहते थे मत हिंदू मुस्लिम की बात करो, आप ये कहिए पहले हम भारतीय हैं, बाद में भारतीय और अंत में भी भारतीय। देवी और सज्जनों, बाबा साहब हमेशा संवाद के द्वारा, चर्चा के द्वारा लोगों के सामने अपनी बात रखकर सर्वसहमति बनाते थे, क्योंकि बाबा साहब का कहना था कि ये देश अपना है, यहाँ के सब लोग अपने हैं और समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने हेतु जो भी करना है वो सब सदैव अहिंसात्मक तरीकों से ही व्यापक हित में हासिल किया जा सकता है, ताकि समाज में हमेशा सौहार्द का वातावरण बना रहे। देवी और सज्जनों, आप सभी लोग प्रबुद्ध वर्ग की श्रेणी में आते हैं। अभी मैंने बाबा साहब की महानता, उनके सद्गुणों, उनकी सहृदयता, उनके देश प्रेम के बारे में कुछ उदाहरण भी आपके सामने रखे, लेकिन इतिहास में उनको जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जितनी जल्दी मिलना चाहिए था वो नहीं, उसमें भी देरी। जो सम्मान उनको जितने समय पर मिलना चाहिए था उसमें भी देरी। क्या कारण थे उसमें मैं नहीं, वो फिर पॉलिटिकल हो जाएगा। मैं उसका उत्तर भी आप सब लोग जानते हैं। प्रायः इसका उत्तर एक दिया जाता है कि समाज ने, अर्थात आम समाज, सरकारों ने उनके साथ अन्याय किया। अब मैं यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ आप सबसे। ये कहकर के तो हम अपनी जिम्मेदारी को सचमुच में टाल देते हैं कि भाई उनके कारण उनको सम्मान नहीं मिला, दूसरों के कारण जो है बाबा साहब को न्याय नहीं मिला।
ये कहना मुझे लगता है बहुत उचित नहीं है। कुछ समय तक है, कुछ सीमा तक उचित है, लेकिन पूरी तौर पर ये उचित नहीं है। मैं ये कहता हूँ, कभी भी हम लोगों ने अपनी भूमिका का आत्म अवलोकन नहीं किया, कभी भी नहीं किया। किया होगा, कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। हम लोग क्या करते थे और अभी तक भी करते हैं, हमें बताया गया कि वे बाबा साहब दलितों के मसीहा थे, हमने कहना शुरू कर दिया दलितों के मसीहा। और क्या था बाबा साहब? संविधान निर्माता, वो भी हमने कहना शुरू कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, उसके आगे नहीं बढ़े। संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा। और जब दलितों के मसीहा की बात करते हैं, अर्थात आपने उनकी भूमिका को केवल दलितों तक सीमित कर दिया। और ये जो मैंने उनकी गुणों का बखान किया, जो उनकी सहृदयता का किया, उनकी देशभक्ति का किया, इससे क्या जाहिर होता? क्या वो केवल दलितों के मसीहा थे? नहीं, इस पे हमें सोचना पड़ेगा। उन्होंने तो पूरे देश के लिए काम किया। कोई ऐसा, यदि महिलाओं के उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स के लिए इतना बड़ा त्याग किया, मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया, तो क्या महिलाएं, सारी महिलाएं दलित थी क्या? इसमें तो सभी लोग थे। ये सिंचाई और बिजली की परियोजनाओं से संबंधित उन्होंने इनिशिएटिव लिए, तो वो किसके लिए? क्या दलितों के लिए लिए थे? केवल दलितों के लिए नहीं, सबके लिए, पूरे देशवासियों के लिए। उन्होंने यदि रिजर्व बैंक की स्थापना की, तो किसके लिए किया? केवल दलितों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे सबके लिए। क्या हमने बाबा साहब के प्रति अन्याय नहीं किया? सचमुच में थोड़ी बहुत तो हमारी है ना उनका अन्याय करने में। हम क्यों स्टॉप कर देते जब हम कह रहे थे बाबा साहब दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, बस बात खत्म, उसके आगे नहीं बढ़ते। और क्या थे बाबा साहब? हम उन्हें संविधान निर्माता के साथ साथ राष्ट्र निर्माता क्यों नहीं कहते? हम उन्हें दलितों के मसीहा के साथ साथ गरीबों और पिछड़ों या फिर भारतीयों का मसीहा क्यों नहीं? हम उन्हें सामाजिक क्रांति का दूत क्यों नहीं? हम उन्हें भारत का भाग्य विधाता क्यों नहीं? ये सवाल मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। लोगों ने हमें भटकाया है। हमें अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना है। ये जरूरी है कि हम अच्छी शिक्षा हासिल करें, ऐसी शिक्षा जो हमें मानसिक रूप से परिपक्व बनाए। बाबा साहब ने इसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने का पहला मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। कभी आप लोगों ने सोचा होगा, आप में हम भी शामिल हैं, कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि बाबा साहब ने एक मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये क्रम जो है वो क्रम ऐसा क्यों दिया? सीधे सीधे क्यों नहीं कर दिया कि संघर्ष करो? ऐसा तो नहीं कहा। शिक्षा, और वो शिक्षा मॉडर्न एजुकेशन, वो शिक्षा जिससे कि हमारी समझदारी बढ़ती है। ऐसी शिक्षा नहीं कि हम BA, LLB, PhD सब कुछ हो गए, लेकिन सही मायने में जो हमारा विवेक का, जो बुद्धि का विकास होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। हम अपने भले और बुरे के बारे में यदि नहीं सोच सकते हैं, समाज के बारे में नहीं सोच सकते हैं, देश के बारे में नहीं सोच सकते हैं, तो ऐसी शिक्षा किसी काम की नहीं। एक मैं यहाँ पर एक, बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग भी हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मेरी बहुत एक इच्छा थी कि बाबा साहब का जो पैतृक गांव है अंबावटे, रत्नागिरी जिले, वहाँ जाए।
जाने के लिए पहले भी जा सकते थे बाद में, लेकिन मैंने ये तय किया था कि राष्ट्रपति रहते हुए मैं उनके पैतृक गांव जाऊंगा। और सचमुच में वो मुझे सौभाग्य मिला जब मैं उनके गांव में गया। ये रत्नागिरी जिले में मुंबई और गोवा हाईवे पर स्थित है। ठीक हाईवे से एक 4-5 किलोमीटर की साइड में है। मैंने इसका जिक्र जानबूझ करके किया। मैं चाहूंगा कि सही मायने में वो तीर्थ स्थल है। आप लोग जाते हैं, गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, परिवार के सहित जाते हैं। मुझे लगता है एक बार यदि आप तय कर लेंगे कि वे मुंबई जाना है, गोवा जाना है, तो इस स्थल पर भी बाबा साहब की जो पैतृक गांव है उस पर भी हम जाएंगे और देखेंगे कि वाकई में क्या बाबा साहब ने क्या दुख तकलीफ कितनी सही है और क्या उनकी जीवन की जो दिनचर्या थी उसका हम एक अनुभव कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, अद्भुत प्रतिभा, मानवता के प्रति करुणा और अहिंसा पर आधारित उनकी जीवन यात्रा व उपलब्धियों को देश से लेकर विश्व समुदाय तक ने मान्यता दी है। 2015 में डॉक्टर आम्बेडकर की 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को अधिकृत रूप से भारत सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। सन 2016 में 100 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ में अर्थात यूनाइटेड जनरल असेंबली में आयोजित बाबा साहब की 125वीं जन्म जयंती समारोह में भागीदारी करते हुए मानवता के समग्र विकास में उनके बहुमूल्य योगदान को सराहा। अब इसी संदर्भ में मैंने चौधरी चरण सिंह जी की बात की। आज तक भी चौधरी चरण सिंह जी के जो वास्तविक उनका व्यक्तित्व था वो उभर करके नहीं आया। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं उनमें भी यही है। आप सहमत होंगे जयंत जी, चौधरी साहब को केवल और केवल किसानों का मसीहा, उससे बस फुल स्टॉप लगा देते, उससे आगे नहीं बढ़ते। चौधरी साहब ने क्या किया, उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, वो बात वाकई में सही जो मानवता के प्रतीक थे, करुणा के प्रतीक थे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। देश, हमारा पूरा देश जो है वो गांव में ही तो बसता है। चौधरी चरण सिंह जी ने एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम दिया। उसकी कोई बात नहीं करता, कोई नहीं करता। मैं सही हूं ना? केवल और केवल किसानों के मसीहा, और वो भी कब करते हैं? बार बार नहीं करते, जब उनकी जन्म जयंती मनाई जाती है तभी लोग करते हैं, वहीं स्टॉप करते हैं। मैंने ये, आप लोग प्रबुद्ध वर्ग हैं जो हमारे इस देश के महापुरुष हुए हैं, उन सब के बारे में हम अध्ययन करें और खुलकर के अध्ययन करें। और ये इसीलिए बाबा साहब बार बार कहते थे, सबको कहते थे, और विशेष करके इस समुदाय के लिए कहते थे कि वे आपको मेन स्ट्रीम में रहना है, देश की मेन स्ट्रीम में। लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जो कि विभाजनकारी तत्व, और उनको लगता था यस, डिवाइड एंड रूल, वो पॉलिसी आज भी वही चल रहा है, उसमें बहुत तब्दीली नहीं हुई है। लेकिन एक बात का मैं उल्लेख करते हुए अपनी बात को समाप्त करने वाला हूं। पिछले माह अक्टूबर में अमेरिका यात्रा पर गया। संयोग से यात्रा के दौरान मुझे कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, जहां पर बाबा साहब ने अपनी शिक्षा हासिल की थी, वहां जाकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। और आप लोग भी जाइएगा कभी। इन दो बातों का मैं जानबूझ करके उल्लेख किया, उनके पैतृक गांव, और यदि अमेरिका जाने का कभी किसी को मौका मिले
तो एक बना लीजिए, न्यूयॉर्क का ही एक हिस्सा है, कैलिफोर्निया भी, वहाँ एक विश्वविद्यालय है, उसमें जाइएगा, बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि जरूर करें। देवी और सज्जनों, हमारा संविधान बाबा साहब के नेतृत्व में लिखा गया आधुनिक भारत का एक पवित्र ग्रंथ। पवित्र ग्रंथ सही माने में, मैं जब बिहार का राज्यपाल था तो मैं कहता था इसको संविधान के स्थान पर मैं कहता था मर्यादा ग्रंथ। मर्यादा ग्रंथ इसलिए क्योंकि उन्होंने जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, उन सबको अपनी अपनी मर्यादा में रहने की बात की गई है। उसमें उनके लिए एक मार्गदर्शन दिया गया है इस संविधान में, इसलिए ये सही माने में मर्यादा ग्रंथ है। इस संविधान ने हमारे लोकतंत्र को ये ताकत दी है कि पिछड़े और वंचित वर्गों के लोग देश के सर्वोच्च पदों तक पहुंच रहे हैं, चाहे वे राजनीतिक क्षेत्र में हो, संवैधानिक पद पर हो, अथवा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। और इस सब का श्रेय यदि किसी को जाता है, संविधान को जाता है, और संविधान निर्माता बाबा साहब। ये भारतीय समाज को सुधारने के बाबा साहब के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज इन वर्गों के लोग आधुनिक भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी का चलन बढ़ा है। ऐसा विशेष रूप से इसलिए है क्योंकि हम तेज तकनीकी परिवर्तन के युग में रह रहे हैं। इसका समाज के हर वर्ग को लाभ मिल रहा है। डिजिटल टेक्नोलॉजी द्वारा फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एक ऐसा उदाहरण है जहां टेक्नोलॉजी ने जन कल्याण की योजनाओं में करप्शन, डाइवर्जन और लीकेज को रोककर सामाजिक न्याय को और भी सक्षम करने में मदद की है। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हमारे सामने एक चुनौती दी, वो ये है कि तकनीकी प्रगति ने एक डिजिटल डिवाइड को जन्म दिया, जहां समाज में गरीब, अनुसूचित जाति, आदिवासी और पिछड़े लोगों के पास टेक्नोलॉजी की पहुंच बहुत कम है। ये डिजिटल डिवाइड समाज में मौजूदा असमानताओं को और बढ़ा सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तक पहुंच के अभाव में लोग नए आधुनिक शैक्षिक व आर्थिक अवसरों से वंचित होते जा रहे हैं और नए अवसरों का उपयुक्त लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन ये एक वैश्विक समस्या है। हम सबको इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में जीना है, इसी टेक्नोलॉजी के युग में मरना है। अच्छा होगा कि हम बाबा साहब के दिए गए मंत्र, जिसमें कहा गया था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, का नई ऊर्जा के साथ पालन करते हुए हम आधुनिक शिक्षा पर जोर दें, नहीं तो विकास की दौड़ में हम और भी पिछड़ जाएंगे। ये सच है। यदि हमने अपने बच्चों पर, मैं पूरे देशवासियों के लिए कहता हूँ, खास करके जो ग्रामीण इलाके में, आप कुछ भी करें, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कुछ भी करें, लेकिन आप अपनी अर्थव्यवस्था, जो आपकी आजीविका है, उसमें से अधिक से अधिक धन आप अपने बच्चों की उच्चतम और मॉडर्न एजुकेशन पर खर्च करें। आज यदि आपको टेक्नोलॉजी पर नहीं है, लगता है कि नहीं इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रैवल करके देखिए, इंडिया में ट्रैवल करके देखिए, बाहर जाइए, बहुत दिक्कतें आती हैं यदि आपको टेक्नोलॉजी से आप अनभिज्ञ हैं। और ये चीजें अभी जो मॉडर्न युग में और भी चीजें आती रहेगी, हमारे जीवन में आएंगी, उसमें हम और भी पिछड़ जाएंगे। 26 नवंबर 2024 अगला वर्ष, उसकी भी मैं थोड़ी सी बात करूंगा। अब से ठीक 12 महीने बाद संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ। ये चिंताजनक भी है और संविधान होगा ही नहीं, कंसर्न भी है हम सबका कि हमारे बहुत से नागरिकों को संविधान के प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं। उन्हें इस बात का पूरा आभास नहीं होता है कि संविधान हमें से प्रत्येक व्यक्ति और हमारे पूरे समाज के लिए क्या मायने रखता है। आप सबको मेरा सुझाव है, एक सुझाव
जो 75 वर्ष हम संविधान के पूरे होने पर करेंगे, उसको भव्यता, दिव्यता और एक ग्रैंड शो के रूप में केपी चौधरी जी आपसे अनुरोध कर रहा हूं, आप मनाइएगा। कोई जरूरी नहीं है कि इस बंद विज्ञान भवन के ऑडिटोरियम में करें, कहीं ओपन में करें, लेकिन वो वर्ष भर करते रहें, अच्छा होगा। शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन पहल यदि आपका संस्थान करेगा तो सबको प्रसन्नता होगी। आप सबको एक मेरा दूसरा सुझाव भी है, इसमें भी पहल करिए कि संविधान के जो प्रमुख प्रावधानों की जानकारी समाज तक कैसे पहुंचे, इस पर विचार करें और पहल करें। आप सबकी ये पहल सचमुच में बाबा साहब के प्रति एक व्यवहारिक और सकारात्मक श्रद्धांजलि और कृतज्ञता होगी। धन्यवाद। जय हिंद।